नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के बारे में बताते हैं। बिहार में पहले चरण में 65% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और हर कोई यह जानना चाहता है कि इस रिकॉर्ड वोटिंग का आखिर मतलब क्या है। यह जो रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है ये किसके पक्ष में जाएगी? क्या इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा या इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा? बड़ी संख्या में जो लोग निकले हैं बिहार में वोट डालने के लिए कि आज बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है, ये वोटिंग असल में क्या कहती है? तो कुछ बड़े प्रश्न हैं, कुछ बड़े पॉइंट्स हैं। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? ये जो वोटिंग हुई है 65% की, क्या ये सत्ता को बदलने के लिए हुई है? दूसरा पॉइंट, क्या जंगल राज की वापसी के डर से ज्यादा वोटिंग हुई है? मतलब लोगों को यह डर है कि कहीं पुराना जंगल राज न लौट आए, इसलिए बड़ी संख्या में नीतीश कुमार के लिए वोट दे रहे हैं, एनडीए के लिए वोट दे रहे हैं। तीसरा, क्या एसआईआर की वजह से सिर्फ असली वोटरों ने ही वोट डाले इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ गया? लाखों वोट जो कट गए उसकी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ गया, क्या इसमें एसआईआर का रोल है? और अगला पॉइंट ये कि क्या महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं उस वजह से महिला वोटर्स बढ़ गई हैं? जो महिलाओं के अकाउंट में चुनाव से पहले ही रुपया पहुंच गया, क्या उसकी वजह से महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं? यह सोचकर कि सरकार बदलनी नहीं चाहिए, यही सरकार चलनी चाहिए ताकि हमारे अकाउंट में पैसे आते रहें, ये योजनाएं जो हमारे लिए चली हैं ये जारी रहें। तो पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.69% वोटिंग हुई है और पहले चरण में कई जिलों में औसत मतदान से ज्यादा वोटिंग भी हुई है। ये जिले कौन से हैं? समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई, बेगूसराय और सहरसा में 69% से ज्यादा, और जो है लखीसराय में 65% वोटिंग हुई है। वर्ष 2020 के मुकाबले इस बार पहले चरण में हर सीट पर औसतन 29,000 वोट ज्यादा पड़े हैं। हर सीट पर 29,000 वोट ज्यादा पड़ने का बहुत बड़ा असर हो सकता है और इसका हार जीत पर क्या असर होगा आज हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन अभी आपको पहले चरण की वोटिंग बढ़ने की 5 बड़ी वजह बताते हैं कि ये वोटिंग जो बढ़ी है ये क्यों बढ़ी है। तो पहली वजह है महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोटिंग की है। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं को नौकरी और पैसे देने का वादा किया है, इसलिए हो सकता है कि महिलाएं इस बार इस चुनाव में अपनी भागीदारी को बढ़ा रही हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाहर निकलकर वोट दिया है। अब बड़ी बात यह है कि महिलाएं चाहती क्या हैं? महिलाएं नीतीश कुमार को चाहती हैं या महिलाएं तेजस्वी यादव को चाहती हैं? यह देखने वाली बात होगी। क्या महिलाएं यह चाहती हैं कि नीतीश कुमार ने जो उनके लिए इतनी सारी योजनाएं शुरू की, चुनाव से पहले जो उनके अकाउंट में पैसा आ गया, ये जारी रहना चाहिए और इसलिए वो बाहर निकल रही हैं, या फिर वो बदलाव चाहती हैं? एक और बड़ी वजह इस बार ये भी हो सकती है कि अब जमाना बदल रहा है। एक समय था जब बिहार में जो परिवार का प्रमुख होता था, पुरुष, वो तय करता था कि पूरा परिवार, उनकी पत्नी, घर की महिलाएं किसे वोट देंगी। तो जो मुखिया होता था परिवार का वो तय करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको बड़ी संख्या में ऐसे परिवार मिलेंगे जहां पर पुरुष अलग पार्टी को वोट दे रहा है और महिला दूसरी पार्टी को वोट दे रही है। अगर ऐसा है तो फिर इसका फायदा नीतीश कुमार को जाएगा। दूसरा पॉइंट, एसआईआर की वजह से 47 लाख अवैध वोटर्स कम कर दिए गए। 47 लाख बहुत बड़ी संख्या है और ये काटे गए 47 लाख वोटर बिहार के कुल मतदाताओं का 6% है। तो सोचिए 6% वोटर्स जो हैं कम हो गए, यानी वोटर्स की संख्या अगर कम होगी तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए भी आपको जो वोटिंग परसेंटेज है यह बढ़ा हुआ दिख रहा है। तीसरा, वर्ष 2010 के बाद पहली बार छठ पर्व के बाद
वोटिंग हो रही है। छठ पर्व के तुरंत बाद ही ये वोटिंग हुई है। ऐसे में जो लोग छठ मनाने के लिए बिहार में अपने घर गए थे, अपने गांव गए थे, वो लोग चुनाव में वोट देने के लिए इस बार अपने गांव में ही रुक गए और हो सकता है कि इसलिए भी बड़ी संख्या में वोटिंग बढ़ी है। चौथा, 2020 में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस बार लोगों को यह डर रहा होगा कि अगर आरजेडी जीत गई तो शायद फिर से जंगल राज की वापसी हो सकती है, और इस डर की वजह से भी हो सकता है ज्यादा वोटिंग हुई हो, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले कि भाई आरजेडी कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालो। अगर ऐसा, हम कह नहीं सकते ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर यह तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा। पांचवी बात, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की वजह से बिहार के लोगों में बदलाव की उम्मीद जगी है और शायद इसलिए भी वोटिंग परसेंट बढ़ा है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बिहार में कल की वोटिंग से यह पता चलता है कि लालू यादव की पार्टी का सफाया हो चुका है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अब भी महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, इसलिए आज आप ये देखिए कि वोटिंग के अगले दिन कौन कौन से नेता आज क्या दावा कर रहे हैं। आप सभी को पहले चरण के मतदान का परिणाम जानना है क्या? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, जानना है क्या? आप सुन लीजिए, पहले चरण में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में बिहार के सीएम का कुर्सी खाली नहीं है और दिल्ली में भारत के पीएम का भी कुर्सी खाली नहीं। पटना में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी, तेजस्वी को एक मौका मिलेगा सरकार बनाने का। सरकार बनना तय है, अब भाजपा का जाना भी तय है। आइए मिलकर बिहार बनाते हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था हो, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, जहां कारखाने, उद्योग धंधे और नौकरी और रोजगार। तो देखिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा आखिरी दिन तक करेंगे। जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं हो जाएगी तब तक दोनों पक्ष यही कहते रहेंगे कि सरकार तो हमारी ही बन रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पर जाएं तो अक्सर यह माना जाता है कि वोटिंग परसेंट बढ़ने पर, यानी जब वोटिंग ज्यादा होती है तो उसकी वजह से सरकार बदल जाती है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं, चुनाव के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर वोट डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार से नाराज हैं, और बड़ी संख्या में वोट इसलिए डाली जाती है कि लोग सरकार बदलकर नई सरकार लाना चाहते हैं। अगर वोटिंग बढ़ रही है तो मतलब लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये आधा सच है। दरअसल कई बार सरकार को बचाने के लिए भी वोटिंग बढ़ जाती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बिहार है। बिहार में वोटिंग परसेंट बढ़ने या स्थिर रहने से ज्यादातर उसी पार्टी को फायदा मिलता रहा है जो पार्टी सत्ता में होती है। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव में 62% वोटिंग हुई थी और लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार वोटिंग परसेंट स्थिर रहा और उसमें मामूली ही बदलाव हुआ, और यह ट्रेंड वर्ष 2000 तक चलता रहा, और इसीलिए 2005 तक बिहार में आरजेडी की ही सरकार रही। अगर आप देखेंगे 1990 से, आप देखिए इस पूरे ग्राफ में 2000 तक जो वोटिंग है वो लगातार स्थिर है, 62%, 61%, 62%, और इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन अक्टूबर 2005 में सबसे कम वोटिंग हुई और आरजेडी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से वो लगातार अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अक्टूबर 2005 में जब सबसे कम वोटिंग हुई थी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और 2005 से बिहार में
वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं। लेकिन तो वोटिंग बढ़ रही है, लेकिन तब भी सरकार बदली नहीं। अब आप 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर नजर डालिए। पिछले साल वर्ष 2024 में महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की दोबारा से जीत हुई और उसका वोटिंग परसेंट तब बढ़ा था। इसी तरह से वर्ष 2024 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से वापस लौटी और वहां पर भी वोटिंग परसेंट तब बढ़ा था। झारखंड में देख लीजिए 66% से 67% हो गया, लेकिन सरकार नहीं बदली। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी वोटिंग परसेंट बढ़ी है, लेकिन वहां पर भी सरकार बदली नहीं। 61% से 66% हो गया वोटिंग, लेकिन सरकार नहीं बदली। इन दोनों राज्यों में 2 अलग अलग तरह की सरकारें बनी। एक वो सरकार जो एनडीए की थी, एनडीए गठबंधन की, और दूसरी झारखंड में वो सरकार जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की थी। इसलिए दोनों उदाहरण हमने आपको दे। एक जगह बीजेपी के समर्थन वाली सरकार आई है और दूसरी जगह कांग्रेस और विपक्ष के समर्थन वाली सरकार आई है, विपक्षी गठबंधन की सरकार आई है। अब 2 ऐसे राज्यों का उदाहरण देखिए जहां लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन वो पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ा था और ममता बनर्जी फिर भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। इसी तरह से वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भी वोटिंग बढ़ी थी, लेकिन तब भी बीजेपी दोबारा सरकार में लौट आई थी। बीजेपी वर्ष 2003 से मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में है और वर्ष 2018 में सिर्फ 15 महीने के लिए वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। वोटिंग परसेंट बढ़ने का फायदा एनडीए को ज्यादा हो सकता है। अगर बिहार में वोटिंग बढ़ रही है तो एनडीए को फायदा ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसकी 5 वजहें आपको बताएंगे। पहला, आज भी महिला वोटर्स की पहली पसंद नीतीश कुमार और एनडीए हैं। नीतीश कुमार की जो अभी तक योजनाएं रही हैं महिलाओं को लेकर, नीतीश कुमार ने जो कानून व्यवस्था पर काम किया है, नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है, उसकी वजह से महिलाएं नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है। दूसरा, तेज प्रताप यादव, असदुद्दीन ओवैसी और जन स्वराज पार्टी महागठबंधन के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे मुस्लिम और यादव वोटर्स महागठबंधन के वोट बैंक हैं और इन पार्टियों के भी वही वोट बैंक हैं। तो अगर मुसलमान थोड़े से छिटक गए और वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी वोट डालने लगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा महागठबंधन का। इसी तरीके से जो यादव हैं वो भी अगर थोड़े से छिटक कर दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए तो भी महागठबंधन का ही नुकसान होगा। तीसरा, इस बार महागठबंधन में शामिल पार्टियां करीब 12 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। इसके अलावा सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आखिरी समय तक लगातार कंफ्यूजन बना रहा था और इसीलिए उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी बहुत देर से शुरू हुआ था। यानी इन्होंने काम बहुत देर से शुरू किया, जिसका नुकसान उन्हें हो सकता है। चौथा, एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में एनडीए के सबसे बड़े ब्रांड हैं। महागठबंधन के पास ब्रांड मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। पोस्टर पर जिसकी फोटो लगाई जा सके, जिसकी फोटो देखकर ही लोग वोट देने के लिए आ जाएं, ऐसा महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। इसलिए ब्रांड मोदी का अपने आप में ही एनडीए को बहुत फायदा होगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 14 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं और इसका जो एक्स्ट्रा फायदा है ये नीतीश कुमार को मिलेगा। पांचवा, इस बार जेडीयू के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। क्यों हो सकता है? वर्ष 2020 में जेडीयू ने सिर्फ 43 सीटें जीती थी, जबकि करीब 33 सीटों पर जेडीयू की हार की जो मुख्य वजह थे वो थे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने उस समय जेडीयू की बहुत वोट काटी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जेडीयू को वो नुकसान नहीं होगा। इसलिए जेडीयू का जो वोट है वो बढ़ सकता है। अब देखिए, आरजेडी का वोट जो है वो 23 से 24% के आसपास स्थिर रहता है। लालू यादव ने कल सोशल मीडिया पर लिखा था कि तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी।
यानी लालू यादव बिहार में वोटर्स से नीतीश कुमार की सरकार को बदलने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, रोटी को बदलते रहना चाहिए, जैसे तवे पर रोटी को हम पलट पलट कर सेकते हैं, नहीं अगर बदलेंगे तो रोटी जल जाएगी। इसलिए इस बार रोटी बदलने का टाइम, रोटी को पलटने का टाइम आ गया है। इस बार के चुनाव में ऐसा हो सकता है कि पिछली बार के मुकाबले आरजेडी के वोट परसेंट में कोई बदलाव न हो। पिछले कई चुनावों से आरजेडी का वोट प्रतिशत 23 से 24% के बीच ही रहा है और पिछले साल जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यानी पिछले चुनाव में, तब उनका वोट परसेंट 23.5% था। लेकिन इस बार ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से हार जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिलसा सीट पर हार जीत का अंतर सिर्फ 12 वोट का था। 7 सीटें ऐसी थी जहां पर 500 वोटों के अंतर से चुनाव हारा या जीता गया। 11 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 वोट से कम था और 52 सीटों पर यह अंतर 5000 वोट से भी कम था। इसलिए ये वो सीटें हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं। अब आगे देखिए, बिहार में 82% हिंदू और 18% मुस्लिम है। अब समस्या यह है कि मुस्लिम तो एकजुट हैं, ये 18% एकजुट हैं, ये कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये लेकिन ये जो 82% हिंदू हैं, ये अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, ये अलग अलग वोट बैंक्स में बटे हुए हैं और इनमें से 36% अति पिछड़ी जातियां हैं, 27% पिछड़ी जाति हैं और 15% सामान्य वर्ग के लोग हैं। अब आरजेडी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसे हम MY कहते हैं, यानी मुस्लिम और यादव, ये उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसी के आधार पर आरजेडी जीतती है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों के कुछ चुनिंदा वोटर्स भी तेजस्वी की आरजेडी को वोट करते हैं। तो आरजेडी का जो पूरा वोट बैंक है वो है पिछड़ी जाति, यादव और मुस्लिम। हालांकि पिछले चुनावों में यह ट्रेंड देखा गया कि तेजस्वी यादव के कोर वोटर यादव और मुस्लिम अब दूसरी पार्टियों को भी वोट देने लगे हैं। खास तौर पर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अगर वो दूसरी पार्टियों को भी वोट देने लगे, मुसलमान तो मान लीजिए एकजुट होकर आरजेडी के साथ रहें या कांग्रेस के साथ रहें, लेकिन अगर कुछ यादव वोटर ऐसे निकल आए जिन्होंने ये सोचा कि इस बार हम जाति नहीं विकास के नाम पर वोट देंगे, जो कोर वोटर हैं वो जाति या धर्म की बजाय विकास के आधार पर अगर वोट दे रहे हैं, तो फिर इस बार के चुनाव जो हैं नतीजे और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ी चीज का जो ध्यान देना है वो ये है कि मुस्लिम वोट बैंक तो ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो यादव हैं, जो पिछड़ी जाति के दूसरे वोटर्स हैं, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि उन्हें अब मोदी का डबल इंजन चाहिए, उन्हें वही विकास चाहिए, तो और अगर वो आरजेडी से छिटक कर दूसरी तरफ आ गए तो फिर आरजेडी को नुकसान हो सकता है। वोटिंग परसेंट का बढ़ना लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात यह है, अगर आप राजनीति से उठकर सोचें तो देखिए, अगर बड़ी संख्या में बिहार जैसे राज्य में अगर 65% वोटिंग हो रही है, जीते चाहे कोई भी, और हम भी आज ये कहते हैं कि चाहे आरजेडी जीते, तेजस्वी यादव जीते, वो भी लोगों की मर्जी है, या नीतीश कुमार जीते, वो भी लोगों की मर्जी है, लेकिन ये जो 65% वोटिंग हुई है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, इससे हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है वो मजबूत होती है और इससे पता चलता है कि लोगों में चुनाव को लेकर आज भी एक उत्साह बना हुआ है और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। वोटिंग परसेंट का बढ़ना राहुल गांधी के लिए भी एक संदेश है, जो बार बार वोट चोरी के आरोप इस दौरान लगातार लगाते रहे। अगर बिहार की जनता ने राहुल गांधी के बयान पर भरोसा किया होता तो वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए लाइनों में लगकर बाहर ना निकलती। उन्हें लगता कि भाई वोट तो चोरी होना ही है, धांधली तो होनी ही है, इसलिए वोट डालने का क्या फायदा। अगर उन्होंने यकीन कर लिया होता राहुल गांधी की थ्योरी पर, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग तो वोट देने के लिए जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें चुनाव की व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं रहता। लेकिन बिहार की जनता ने यह बता दिया कि उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भरोसा नहीं किया और वो आज भी लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, चुनाव
कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें विश्वास रखते हैं और चाहे वो सरकार को बदलें या सेम सरकार को वापस लाएं, लेकिन वो बाहर निकले हैं और वो जानते हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है, इससे ऐसा लगता है। तो अभी तो एक जो चरण है और बचा हुआ है और उसके बाद नतीजे आएंगे। हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत निकलूं, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो आज हम आपको बात बता रहे हैं वही बात सही भी निकले। अब आप देखिएगा, कुछ समय की बात और है और जब बिहार के नतीजे आ जाएंगे तो बहुत सारी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी पूरे देश के सामने। एक और बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में एक बार भी वोट चोरी होने के आरोप नहीं लगाए हैं, कल से लेकर अब तक। बिहार में वोटिंग परसेंट बढ़ने के लिए देश के नेताओं को भी श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि पहले चरण में सभी बड़े नेताओं ने बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे रोड शोज किए। तो हमारे जो नेता हैं देश के, बिहार के या कोई भी पार्टी के, वो भी बहुत जोर लगाते हैं। देखिए, वो चुनावों को एक त्योहार की तरह बना देते हैं, चुनाव को एक बहुत बड़े इवेंट की तरह बना देते हैं, चुनाव को एक क्रिकेट मैच की तरह बना देते हैं। उसमें लोगों को दिलचस्पी होने लगती है, उसे लेकर लोगों के बीच में उत्साह होता है। और इस दौरान आपने देखा होगा बिहार में लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार रोड शोज हो रहे हैं, बिहार में लगातार आसमान में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे व्यस्त नेता है बिहार का, वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महागठबंधन की। और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बीजेपी के पास तो नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक ताकतवर नेता बीजेपी के पास है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी का, फिर अमित शाह, और उसके बाद भी उनके पास जो सेकंड लाइन है, बहुत मजबूत सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, उसके बाद भी बहुत सारे नेता हैं, कितने सारे मुख्यमंत्री हैं, और वो सारे लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधे पर है और वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव दिन भर में न जाने कितनी रैलियां कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, और उनकी जो रैली होती है आजकल वो बड़ी फटाफट की रैली होती है, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी रैलियां नहीं करेंगे तो इतनी सारी रैली कर ही नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव अब तक 83 रैलियां और रोड शोज कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेहनत तो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जोर रैलियों में अपनी बात कहने से ज्यादा रैलियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें जल्दी जल्दी निपटाने पर रहता है। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि नेता महागठबंधन के पास एक ही है, और वो नेता कहां कहां जाए, कहां कहां जाकर वोट मांगे, कितने रोड शोज करे, एक दिन में कितनी रैलियां करे। महागठबंधन के पास तेजस्वी यादव के अलावा कोई स्टार प्रचारक या कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और शायद इसी मजबूरी की वजह से तेजस्वी यादव को एक दिन में बहुत ज्यादा रैलियां करनी पड़ती हैं। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कितनी तेजी से रैलियां की हैं, इस पर आज आपको एक दिलचस्प हम वीडियो दिखाते हैं। और आप देखिएगा, तेजस्वी यादव एक के बाद एक जल्दी जल्दी रैलियों में जाते हैं। वो सबसे ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, फटाफट मुझे मेरी बात कहने दीजिए, और मैं 5 मिनट में 10 मिनट में पूरी रैली खत्म करके आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारी रैलियां करनी है। देखिए, हम आज 18 रैली कर रहे हैं। आप समझिए कि हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, तो आप समझ सकते हैं समय जो है कम है। अच्छा, 5 मिनट का समय है, इसका जरूरत नहीं, माने का जरूरत नहीं, समय नहीं है। आज पूरे दिन भर में हमको 18 सभा करना है। मंच पे जितने हमारे साथी, कृपया मदद कीजिए, व्यवस्थित रहिएगा तभी हो पाएगा, समय नहीं है। तो देखिए तेजस्वी यादव लगातार कैसे फटाफट रैलियां करते हैं। 35 साल है उनकी उम्र, और 35 साल की उम्र में तेजस्वी यादव के लिए इतनी रैलियां करना कोई आसान काम नहीं है। रैलियों के मामले में 74 वर्ष के नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से वैसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। वो अब तक 60 रैलियां कर चुके हैं इस उम्र में, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 14 रैलियां की हैं और 1 रोड शो किया है। चुनाव प्रचार में एनडीए और विशेष तौर पर बीजेपी महागठबंधन पर जो है वो आप देखिए, बीजेपी महागठबंधन पर महागठबंधन जो है बीजेपी भारी दिख रही है।
बीजेपी में अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे 40 स्टार प्रचारक हैं। अमित शाह खुद अब तक 25 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और ये स्टार प्रचारक न केवल बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। यानी एनडीए की जो है टीम, बीजेपी की टीम बहुत बड़ी है। क्रिकेट में जैसे हम कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ किस टीम की कितनी है, अच्छी जो टीम होती है, भारत की टीम अगर आप देखें तो उसमें 9वें और 10वें नंबर तक भी बैट्समैन हैं जो रन बना सकते हैं। बीजेपी की टीम भी बिल्कुल ऐसी ही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी हैं और राहुल गांधी ने अब तक बिहार में सिर्फ 12 रैलियां की हैं, जिसमें 2 बार वो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं। तो यहां पर एक बात आपको देखनी होगी कि जो एनडीए गठबंधन है, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है, उसकी टीम बहुत बड़ी है, उन्होंने अपने काम बांट लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ तेजस्वी यादव हैं जो लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जाते हैं, जल्दी जल्दी रैलियां करते हैं और सारा की सारा जो बोझ है इस बार उन्हीं के कंधे पर है। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होगी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ में अपनी रैली की है और उन्होंने आज आरजेडी के चुनाव प्रचार के गानों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि उनसे रंगदारी मांगी जाएगी। और जो आरजेडी के समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार बने और कब हमारी रंगदारी शुरू हो जाए। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही जंगल राज की आहट है। तो देखिए, जिस जंगल राज की मैं आपसे बात कर रहा था और मैं आपको कह रहा था कि एक कारण यह भी हो सकता है कि लोग डर गए हों कि कहीं जंगल राज दोबारा ना आ जाए, इसलिए वो बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। वो यही कारण है। आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना और बीजेपी के नेता लगातार बिहार के लोगों को यही कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई, महागठबंधन की सरकार आ गई, तो जंगल राज लौट आएगा। अब देखिए, पहले चरण के चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 121 सीटों पर वोटिंग बिल्कुल निष्पक्ष रही है और यहां कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जांच के दौरान 455 उम्मीदवार या उनके एजेंट इसमें शामिल हुए और किसी ने भी चुनाव आयोग से अभी तक चुनाव के बारे में कोई शिकायत नहीं की है, वोटिंग के बारे में कोई शिकायत नहीं की है और ना ही कहीं दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। और इसमें लिखा है कि स्क्रूटनी करने के बाद कहीं पर भी
कोई भी गड़बड़ी किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नहीं पाई गई है, ऐसा चुनाव आयोग ने आज कहा है। हालांकि आज राहुल गांधी के लिए एक मौका था कि वो किसी भी सीट पर गड़बड़ी और वोट चोरी को लेकर शिकायत कर सकते थे। देखिए अब बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी या उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य, क्या अभी तक किसी ने भी वोट चोरी का कोई आरोप लगाया है, गड़बड़ी का कोई आरोप लगाया है? अगर हुई है तो उन्हें लगाना चाहिए था। अब हो सकता है कि राहुल गांधी अगले साल 2026 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर अगले साल आपको बताएंगे कि पिछले साल बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें वोट चोरी हुई है। अगर राहुल गांधी को कहीं कोई वोट चोरी दिख रही है तो वो अपने सांसदों के साथ, चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर दोबारा चुनाव की मांग कर सकते हैं। अभी भी अपने नेताओं के साथ, अपने विधायकों के साथ जा सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अब भी बिहार की रैलियों में वही वोट चोरी के मुद्दे को ही उठा रहे हैं। मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, यह बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। तो राहुल गांधी बिहार की जेन जी को चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, उन्हें प्रेरणा भी दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप वोट चोरी मत होने दीजिएगा।